हेलो कैडेट्स। आज मैं बात करने वाला हूं आपसे यूपीएससी सीएपीएफ एग्ज़ामिनेशन और स्पेशली पेपर 2 के बारे में। कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी जो कि बहुत सारे कैंडिडेट्स की एक क्यूरी भी रहती है और उनकी एक डिमांड भी रहती है। कुछ ऐसी बातें बताएं जिससे कि वो पेपर 2 को क्वालिफाई कर पाएँ। तो पेपर 2 में जाने से पहले मैं चाहूँगा कि इस एग्ज़ामिनेशन के नेचर को पहले समझें। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। मैं कुछ ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूंगा अपने कैडेट्स के 2006 बैच, 7 बैच, 8 बैच, 10 बैच, जिसमें कि हमारे ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग 4 हैं, सेकंड है। तो आपको शायद इससे कुछ बेनिफिट मिल पाएगा इसमें। तो सीएपीएफ एग्ज़ामिनेशन का जो नेचर है इस नेचर के बारे में पहले समझें। ये रिटन एग्ज़ामिनेशन का जो पैटर्न है इसका, ये सबसे पहले इसके पूरे नेचर को समझेंगे तो शायद आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इसके हम वेरियस स्टेजेस को समझते हैं इसमें। सबसे पहले इसका 4 डिफरेंट स्टेजेस है जिसको समझ लें। सबसे पहला इसका स्टेज है जिसको हम रिटन एग्ज़ाम कहते हैं। दूसरा स्टेज है इसका जिसका फिज़िकल एफिशिएंसी और मेडिकल टेस्ट है इसका, जिसमें आपका जो है आपके फ़िज़िकल एफिशिएंसी को रनिंग और हाई जंप, लॉन्ग जंप और दूसरे जो स्केल्स हैं, मेज़रमेंट स्केल्स हैं, इनको फॉलोअप किया जाता है। नेक्स्ट है आपका पर्सनालिटी टेस्ट जिसको हम मॉक टेस्ट या पर्सनल इंटरव्यू टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। और लास्ट है इसका जिसको मेरिट लिस्ट के नाम से जानते हैं। ज़्यादातर देखता हूँ कि लोग मेरिट को एक्सक्लूड कर देते हैं इस टेस्ट के शेड्यूलिंग में, जो मैं चाहता हूँ इसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करें। यहाँ पर मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस देना चाहूँगा इसमें। 2011-12 बैच में मेरे पास 2 ऐसे कैडेट्स थे जो मेरे रिटन बैच के भी थे और इंटरव्यू बैच के भी थे, जिनके 324 मार्क्स थे। देखिए 324 मार्क्स बता रहा हूँ मैं आपको। एक दिवाकर नाम था और एक अजय नाम था। इनके 324 मार्क्स थे और ये दोनों ही सेलेक्ट नहीं हुए थे, जबकि इनका कट ऑफ लिस्ट में कट ऑफ मार्क्स जो था वो 324 था। आरटीआई करने के बाद पता चला इसमें कि इनका फर्स्ट पेपर में जो मार्क्स था वो कम था और सेकंड पेपर में मार्क्स ठीक था इनका, लेकिन एग्रीगेट 324 था और 324 पे ही कट ऑफ भी बना था। फिर इनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? तो यूपीएससी ने इनको बताया कि फ़र्स्ट पेपर की ग्रेडिंग पर ही जो है इनको स्केल आउट किया गया है। तो इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। मुझे लगता है ये एक बहुत ही एक्सपीरियंस वाली बात है जो आपको कुछ ही लोग बता पाएंगे इसमें। तो यहाँ पर मैंने अभी तक 4 डिफरेंट स्टेजेस के बारे में बात किया है, जिसमें आपके रिटन स्केल है, नंबर 2 आपका फिज़िकल एफिशिएंसी है आपका, नंबर 3 आपका मॉक टेस्ट जिसको पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू भी कहते हैं, और 4 टेस्ट जो है आपका जिसमें मेरिट भी कहते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, हम चारों को ध्यान में रखकर ही अपनी पूरी तैयारी की स्ट्रैटेजी को बनाएं। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 जिसको हम सबसे पहले समझ लें कि ये पेपर के नाम क्या हैं इसमें। पेपर 1 जिसको हम जर्नल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस कहते हैं, जिसमें आपके 125 क्वेश्चंस होते हैं। पर क्वेश्चंस 2 मार्क्स, यानी कि 250 नंबर का यह आपका फर्स्ट पेपर होगा। दूसरा पेपर आपका जर्नल स्टडीज़, एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन का है, जो कि आपका 200 मार्क्स का है। और ये 200 मार्क्स का पेपर जो है वो बेसिकली उन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कंफ्यूज करता है जो कि राइटिंग सेगमेंट में थोड़ा सा वीक है। यहाँ पर एम्फसाइज करना चाहूँगा, ये राइटिंग सेगमेंट में भी उनका जो स्पेशल क्यूरी होता है वो इंग्लिश को लेकर होता है। इसमें वो मानते हैं इसमें कि अगर हिंदी में लिखने को दिया जाए तो वो पास हो जाएंगे, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। यहाँ पर राइटिंग सेगमेंट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसमें। अगर आप अपनी तैयारी हिंदी में लेकर सोच भी रहे हैं तो आपको मैं फर्दर इसके बारे में बताऊंगा कि क्या ये पूरी तरह से प्रॉफिटेबल भी होगा कि नहीं होगा। तो स्पेशली मैं आज के दिन इस वीडियो में फोकस करना चाहूँगा पेपर 2 के बारे में, और पेपर 2 के बारे में कौन कौन से एस्पेक्ट्स रहते हैं जिसमें कि स्टूडेंट जो हैं थोड़े से ज़्यादा क्यूरियस हैं इसमें। तो पेपर 2 में लगभग आते हैं क्वेश्चंस आपके 6 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं आपका। तो 6 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। उनसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ पेपर 1 जो कि आपका 250 नंबर का है। 250 नंबर में 125 क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। और ध्यान रखने की बात है, इससे पहले के एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया है अगर आपका पहला पेपर वीक हुआ तो आपके सेकंड पेपर की स्कोरिंग अच्छी होने के बाद भी मेरिट आउट हो सकते हैं आप। तो इसलिए फर्स्ट पेपर में भी फोकस इक्वली करना है आपको। सेकंड पेपर की स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। तो सेकंड पेपर का हमारा जो पार्ट है इसमें 6 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें आपका जिसमें ऐसे राइटिंग का सेगमेंट होता है। पहले ये ऐसे जो है लॉन्ग एसेज हुआ करते थे,
मैं लंबे समय से एग्ज़ाम को देख रहा हूँ। 2003 से हमारी संस्था एस्टेब्लिश्ड है और बहुत सारे कैडेट्स को मैंने तैयार किया हुआ है इसमें, जैसा बता चुका हूँ। 2007 में हमारे पास उत्तम कश्यप सेकंड टॉपर था। 2010 में रवि सिन्हा ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग 4 था ये यूपीएससी का। तो अलग अलग कैडेट्स के अपनी अपनी एलिजिबिलिटी और कॉम्पोनेंट होता है। यहाँ पर मेरा वन ऑफ द डियरेस्ट कैडेट है अनुज कुमार, 2007 बैच का है, 54 रैंकिंग का कैडेट्स था वो। बहुत सारे डायमेंशन हैं उनमें, तो अनकाउंटेड रिजल्ट्स हैं हमारे यूपीएससी के। तो इनके एक बहुत ही मॉडरेट पार्ट में आपको जो है कुछ एक्सप्लेन करूँगा इसमें। तो सेकंड पार्ट का जो हमारा सेगमेंट है, जिसमें कि आपका ऐसे राइटिंग का सेगमेंट है नंबर 1, नंबर 2 रिपोर्ट राइटिंग का सेगमेंट आ जाता है आपका, नंबर नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट का सेगमेंट है आपका, नंबर नेक्स्ट प्रेसी राइटिंग का सेगमेंट है आपका, नंबर नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन का सेगमेंट है आपका, नंबर नेक्स्ट ग्रामर का सेगमेंट है आपका। तो ये बेसिकली 6 डिफरेंट सेगमेंट्स हैं जो आपके पेपर यूपीएससी सीएपीएफ पेपर 2 का पार्ट माना जाता है। तो अभी के ट्रेंड में जो हमारा ऐसे का जो सेगमेंट है, ये ऐसे का सेगमेंट जो है, ये 5 आपको ऐसे दिए जाते हैं, जिसमें कि आपको 4 ऐसे को लिखने के लिए कहा जाता है। ये शॉर्ट ऐसे होते हैं इसमें। तो यहाँ पर ध्यान रखें इसमें कि शॉर्ट ऐसे कहने के लिए हैं, लेकिन बेसिकली इन्फॉर्मेशन तो आपसे पूरी तरह से ही डिमांड की जा रही है। 300 वर्ड्स का जो आपको एक शॉर्ट ऐसे लिखना होता है, इसमें कुछ बेसिक नॉर्म्स हैं जिसके ऊपर आपको जाना चाहिए। वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि किस तरह से हम तैयारी कराते हैं इसमें और किस तरह से हमारे रिजल्ट्स रेट जो है ये बढ़ाए जा सकते हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग की। बहुत सारी बातें होती हैं, अच्छी अच्छी बातें तो बहुत जगह सुन रहे हैं आप, लेकिन इसको प्रैक्टिकली कैसे अचीव किया जाए इस एग्ज़ाम को, तो यहाँ पर हम कुछ एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी बताएंगे आपको कि कैसे अचीव कर सकते हैं आप इसमें। और मुझे उम्मीद है कि शायद इस बात को आप समझ पाएँ इसमें। तो यहाँ पर मैं इस सेकंड पेपर का जो फर्स्ट पार्ट है आपका, जिसमें ऐसे राइटिंग की बात कहूँगा मैं, तो ऐसे राइटिंग का पार्ट जो है, इसके लिए कैंडिडेट्स कहते हैं कि क्या हम ऐसे राइटिंग हिंदी में लिख सकते हैं क्या। तो मुझे एक बात बताइए, अगर आप हिंदी में लिखने की बात कह रहे हैं इसमें, तो ये ऑप्शन तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में मिल रहा है, जो कि 80 मार्क्स का है। यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि ठीक है, मैं 80 मार्क्स के लिए हिंदी में लिखकर ऐसा अच्छा करूँगा, लेकिन क्या आप तैयारी 2 लैंग्वेजेस में करना चाहेंगे क्या? क्योंकि 80 मार्क्स को छोड़कर बाकी 120 मार्क्स जो है आपका, वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश है आपका, जिसमें कि नंबर 1 रिपोर्ट राइटिंग है, आर्ग्यूमेंट्स हैं आपके, प्रेसी है, कॉम्प्रिहेंशन है और ग्रामर है। ये पूरा इंग्लिश है। तो रिपोर्ट राइटिंग का पार्ट है आपका, आर्ग्यूमेंट्स का पार्ट है, इसको तो इंग्लिश में पढ़ना है आपको, और पढ़ने के लिए आपको इंग्लिश की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। तो फिर इसके लिए आप स्पेसिफिकली 2 अलग अलग लैंग्वेजेस के ऊपर क्यों कमांड करना चाहते हैं? हालांकि अपना ये चॉइस हो सकता है आपका, लेकिन मेरा सजेशन होगा कि आप जो है अपनी तैयारी किसी एक लैंग्वेज में करें, जिससे कि दोनों ही सेगमेंट के ऊपर आप जो है ज़्यादा अच्छा कमांड कर पाए। तो ऐसे की बात करेंगे इसमें। तो ऐसे को हम कैसे लिखें, ऐसे को लिखने का क्या तरीका है, और इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग में इस तरीके को कैसे डेवलप किया जाता है आपको, और कैसे आपका ये कंपोनेंट जो है ये एनरिच्ड किया जाता है। तो इसके लिए हमारे पास एक शेड्यूलिंग है, जिसमें कि वीक में 3 दिन कैडेट्स को जो है कुछ ऐसे कैप्शंस दिए जाते हैं जो कि आपके सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और कुछ जो है ट्रेंड बेस रहते हैं। और ऐसे टॉपिक्स जो है ये कैंडिडेट्स को हफ्ते में 3 दिन इनको असाइन किए जाते हैं, और कहा जाता है कि आप जो है अपने जो भी रिसोर्सेज हैं, गूगल रिसोर्सेज हैं, न्यूज़पेपर रिसोर्सेज हैं, इनको आप पढ़िए, और हमारे पास जो है 300 वर्ड में इसको लिखकर लेके आना है आपको। जब कैडेट्स लिख कर लाते हैं इसको, तो सबसे पहले असेंबली होती है उनकी, और एक उनका लेक्चर होता है उस टॉपिक के ऊपर। मैं उनको उस टॉपिक के बारे में उनकी कंटेम्प्रेरी इन्फॉर्मेशन को शेयर करता हूँ, और फिर उनको कहता हूँ कि आप इसके ऊपर आप अब ग्रुप डिस्कशन करेंगे। हमें ध्यान रखना होगा इस बात के लिए कि आप अपनी तैयारी अपने लेवल पर जो कर रहे हैं, आप इस बात को ज़रूर जानते होंगे, मेनी माइंड मेनी फाइन। बहुत सारे लोगों के साथ जब आप अपनी तैयारी को शेयर कर रहे होते हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि आपकी इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है, और आप मल्टीपल डायरेक्शन में अपने ओपिनियन को सेट कर रहे हैं, बहुत सारे आइडियाज़ जनरेट कर रहे हैं इसमें। और सबसे पहली बात, ये कॉमन चीज़ें मैंने देखी है लड़कों के बीच में, कि जब हम पढ़ रहे होते हैं, सिर्फ मान लेते हैं किसी ने आपको सजेशन दिया कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए, हिंदू पढ़िए, आप इसमें ये आर्टिकल पढ़िए। आप मुझे एक बात बताइए, कॉमन सा चीज़ बताइए, जो बच्चा ABCD नहीं जानता,
जो बच्चा मान लीजिए सिर्फ रीडिंग कर रहा है इसमें, तो रीडिंग करने के बाद क्या वो रिटेंड कर पा रहा है? कितना रटेगा वो? क्या यूपीएससी एग्जामिनेशन सिर्फ रटने पर बना हुआ? क्या आप रटे एग्ज़ाम को और एग्ज़ाम में जाके लिख दीजिए इसमें? ये प्रोसेस मुझे बहुत लॉजिकल तो नहीं लगता इसमें। तो मेरे प्रैक्टिस शेड्यूल में ये बात को ज़्यादातर रखा है मैंने इसमें कि आप जो है किसी टॉपिक को तैयार करें अलग अलग वेरियस रिसोर्सेज के बाद जो है इसके ऊपर एक कॉमन डिस्कशन, नॉलेज को शेयर करते हैं इसमें। नॉलेज को शेयर करने के बाद फिर इनका ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए। अगर आप ग्रुप डिस्कशन में कुछ अच्छे वाइज पीपल के साथ अपने पॉइंट्स को शेयर करते हैं तो आपका आइडिया एक्सप्लोर होगा, आपके आइडियाज़ एक्सप्लोर हो रहे हैं, और ऐसे एक्सप्लोरेशन में आपकी गेनिंग और रिटेनिंग पावर बढ़ रही है, यानी कि इनडायरेक्टली कॉग्निटिव अप्रोच की बात कर रहे हैं, यानी कि आप अपने डायमेंशन को इंक्रीज़ कर पा रहे हैं इसमें। अब यहाँ पर एक बात सोचिए, कोई कैंडिडेट हिंदू पढ़ रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा है, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ रहा है, और पढ़ने के बाद जो है वो अपने डाटा लिख रहा है, लिखने के बाद शेयर नहीं कर रहा है, और वो कितना याद करेगा इसमें? अच्छा, उसको कैसे पता है कि वो लिखने का तरीका उसका बेस्ट है इसमें? कितने चैनल्स देखेगा वो? सबसे बढ़िया तैयारी है ये है इसमें कि आप अपने डेटा को कलेक्ट करिए, लिखने के बाद एक डायरेक्शन में रहिए। इस डायरेक्शन में जिसका भी अप्रोच आप फॉलोअप करते हैं आप इसमें उसका एक बेसिक एडवाइस फॉलोअप करिए। उसके बाद अपने बराबर के कैंडिडेट्स के बीच में जाकर उनको डिस्कशन में डालिए। डिस्कशन में जब जाएंगे आप इसमें तो आपको पता चलेगा इसमें कि या तो आपके आइडियाज़ बढ़िया हैं तो एक्सप्लोर करिए, या आपके आइडियाज़ इन्फीरियर हैं तो एक्सेप्ट करिए। एक बड़ा अच्छा थॉट है इंग्लिश में, ओपिनियन कैन नॉट सर्वाइव इफ़ वन हैज़ नो चांस टू फाइट फॉर देम। ग्रुप डिस्कशन में बहुत अच्छे से इम्प्लाई होता है ये। अगर आपके आइडियाज़ लॉजिकल हैं, फीजिबल हैं, तो आप देखेंगे इसमें कि आपके आइडियाज़ जो हैं आपके ग्रुप में एग्जिस्ट हो पा रहे हैं और आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो रहा है। आपको लग रहा है कि नहीं, मेरे आइडियाज़ लॉजिकल हैं और मैं इसको तैयार कर सकता हूँ। और क्योंकि आप रेगुलरली हफ्ते में 3 दिन 300 वर्ड की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, और डिस्कशन करने के बाद जब उसके ऊपर एक विज़न मिल रहा है, फाइनल एक नटशेल मिल रहा है, तो आपका एक प्रिपरेशन का डायमेंशन मिल रहा है। इस पार्ट को रेगुलरली करने से आपकी कॉग्निटिव अप्रोच, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, आपको पता भी नहीं चल रहा है कि आप सीख क्या रहे हैं इसमें, लेकिन डायमेंशनली आप अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें। तो यहाँ पर ऐसे राइटिंग का जो पार्ट है आपका, उसमें मुझे लगता है कैंडिडेट्स को रीडिंग हैबिट्स में, जिसमें न्यूज़पेपर की रीडिंग आती है आपकी, जो भी हमारे इम्पॉर्टेंट गैजेट्स हैं, जो भी हमारे एडिटोरियल कॉलम्स आते हैं इसमें, उनके ऊपर उनको पढ़ना चाहिए। पढ़ने के साथ साथ कैंडिडेट्स को जो है अपने राइटिंग स्किल के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है इसमें कि हम अपना असेसमेंट खुद नहीं करें। कभी कभी क्या होता है ना कि हम मान लेते हैं कि नहीं यही सही है इसमें, तो इसके लिए हमेशा ही अपने ग्रुप का सहारा लीजिए। आप इसमें अपने किसी सीनियर का सहारा लीजिए। मेरे हिसाब से ग्रुप डिस्कशन बहुत ज़्यादा वर्केबल रहता है इसमें, वर्दी रहता है इसमें, तो उससे आप जो है इसको खुद ही इम्प्रूव कर लेंगे इसमें। तो रेगुलरली आपके पास नए अप्रोचेज़ आते हैं तो आप इसके ऊपर लिखने की प्रैक्टिस करें। कैंडिडेट्स को मेरा एक एडवाइस होगा इसमें कि अपने ऐसे राइटिंग के सेगमेंट को कुछ अलग अलग डायमेंशन में तैयार करें। कुछ सोशल इश्यूज़ लें, जैसे कि डाउरीज़ के ऊपर हो गया, जैसे कि ब्राइब हो गया। बहुत सारे ऐसे करप्शंस होते हैं सोसाइटी में जो कि सोशल इश्यूज़ माने जाते हैं, इनके ऊपर एक अलग सेगमेंट बनाइए। कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो कि पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, जैसे कि 2 पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम एक पॉलिटिकल इशू है, तो अलायंस गवर्नमेंट एक पॉलिटिकल इश्यूज़ है। तो ऐसे इश्यूज़ का एक अलग अलग सिलेक्शन होना चाहिए आपका, यानी कि आप अपने ऐसे की प्रिपरेशन को अलग अलग डायमेंशन में रखें। एक जैसा नहीं करें कि हाँ मुझे 50 ऐसे लेके चलना है इसमें, क्योंकि जनरली देखा गया है इसमें कि ऐसे का डायमेंशन एक जैसा नहीं होता है। इकोनॉमिकल पार्ट होते हैं इसमें, सोशल पार्ट होते हैं इसमें, पॉलिटिकल पार्ट होते हैं और कुछ न्यूट्रल पार्ट होते हैं इसमें। और ख़ासकर देखा जाता है जो रिसेंटली गवर्नमेंट का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, जो अप्रोचेज़ होते हैं रूलिंग के, उन अप्रोचेज़ को भी लिया जाता है। लास्ट टू लास्ट ईयर में मैं एक एग्जांपल लूँगा। गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने लीकर बैन के ऊपर एक बड़ा फैसला लिया, और इस एग्ज़ाम को जो है, इस बात को जो है यूपीएससी ने भी रखा, और इस बात को मैंने हिंदुस्तान न्यूज़पेपर के साथ भी शेयर किया था इसमें कि देखिए अप्रोच पहले से ही हमने डिस्कशन में रखा हुआ था और ये चीज़ों को शामिल किया गया इसमें। तो ऐसे राइटिंग को सबसे पहले इंपॉर्टेंस आप थोड़ा सा ज़्यादा दें। ऐसे राइटिंग को ही क्यों ज़्यादा दें, थोड़ा अगर बात करें तो इसके लिए मैं कहूँगा क्योंकि ये मैक्सिमम मार्क्स का है, 80 मार्क्स कैरी करता है ये। और 80 मार्क्स के साथ जो है
क्योंकि इसमें कैंडिडेट जो है थोड़ा कंफर्टेबल ज़्यादा होते हैं, टॉपिक्स आपसे थोड़े से मैचेबल होते हैं, कुछ कन्वीनियंट कैप्शंस होते हैं जिसके ऊपर हम अपने अप्रोचेस रख सकते हैं, इसलिए वहाँ से शुरू करना चाहिए कैंडिडेट्स को। और यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा थॉट है इसमें कि अगर आप किसी चीज़ को स्टार्ट बढ़िया करते हैं, कहते हैं वेल बिगन हाफ डन, अगर किसी चीज़ को आप स्टार्ट बढ़िया करते हैं तो आपका इंप्रेशन बढ़िया बढ़िया होता है। मान लेते हैं इसमें आपने सुना होगा इसमें कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपका एग्जामिनर जो है अगर आपके नोटबुक को चेक कर रहा है और उसने आपके नोटबुक के सेगमेंट में आपके ऐसे राइटिंग स्किल्स को देखा और उसको बढ़िया लगा, तो मान के चलेगा कि ये कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी और इसकी एफिशिएंसी बढ़िया है। और आने वाले जो दूसरे क्वेश्चंस हैं उसका माइंडसेट थोड़ा सा बैठेगा इसमें। मैं पूरी तरह से बात नहीं कर रहा हूँ उसमें, लेकिन ये इंप्रेशन हमेशा रिटेन रहता है इसमें कि नहीं, इसकी लिखने का स्टाइल बढ़िया है इसमें। तो आने वाले समय में जो दूसरे क्वेश्चंस हैं आपके, उसमें भी इसका आपको बेनिफिट मिल सकता है इसमें। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके ऊपर मैं बात करूँगा, जिसका नाम है आपका आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स में आपके 2 सेगमेंट्स होते हैं इसमें, और इसमें भी कैंडिडेट जो है थोड़े से कन्फ्यूज़ रहते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स लिखें कैसे। तो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा ही बेसिक सा पार्ट है आपका। अगर मैं कहूँ इसको तैयार करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इसको बहुत ही प्रैक्टिकल लाइफ में अगर इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग में जा रहे हैं तो मेरे पास तैयारी करने का पैरामीटर जो है मैं उसके ऊपर ज़्यादा बात करूँगा। उसमें अलग अलग अप्रोचेस होते हैं सबके पास, अपने अपने सक्सेस रेट्स हैं सबके पास। तो मेरे तैयारी के पार्ट में जैसे कि मैंने बताया, कैडेट्स को हम जो है डिस्कशन के साथ साथ एक डिबेट टॉपिक भी देते हैं वीक में 1 दिन। डिबेट टॉपिक में कैंडिडेट्स के 2 ग्रुप होते हैं, जिसमें कि एक ग्रुप को डिबेट का एक पार्ट, दूसरे ग्रुप को डिबेट का दूसरा पार्ट। जैसे कि फ्यूचर ऑफ अलायंस गवर्नमेंट, ये अलायंस गवर्नमेंट का एक पार्ट ले लेते हैं। अलायंस गवर्नमेंट फॉर्म इज अ प्रॉस और ए कॉन इन द कंट्री लाइक इंडिया। 2 पार्टी सिस्टम इज गुड और नॉट। यहाँ पर 2 अलग अलग कैप्शंस का डिवीजन और स्प्लिट हो रहा है। तो कैंडिडेट्स को अगर आर्ग्यूमेंट्स के पार्ट को तैयार करना है तो यहाँ पर डायरेक्शन मेरे हिसाब से ये होगा कि आप जो है एक डिबेट के सेक्शन में अपने आप को थोड़ा रखें, इंगेज करें। आप अपने जो भी नॉलेज है उसको आप रेगुलरली रिटन प्रैक्टिस में थोड़ा सा डिबेट में जाएं। आपने न्यूज़पेपर में या अपने टीवी चैनल्स में बहुत सारे शो देखे होंगे जिसमें कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ डिबेट कर रहे होते हैं। उसमें हमें देखकर जो है बहुत अच्छा लगता है और हमें लगता है कि मैं भी कर सकता हूँ। आप कभी कोशिश करिए, कर नहीं पाएंगे आप इसमें। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करनी होती है। रेगुलर प्रैक्टिस बोलने के साथ साथ लिखने की भी होनी चाहिए। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, उसमें आप अगर सिर्फ सुन रहे हैं तो क्या इस बात की श्योरिटी है कि आप इसको लिख लेंगे? इसमें एक बड़ा अच्छा थॉट शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। द मैन हु नेवर रीड हैव नथिंग टू थिंक एंड लिटिल टू से। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आप बोलेंगे क्या और सोचेंगे क्या इसमें? तो ध्यान रखने की बात है इसमें कि सबसे पहले कुछ डायमेंशन को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, और इस एक्सप्लोर के पार्ट में आपका एक बहुत ही बढ़िया ग्रुप जो होगा आपको बहुत ही हेल्पफुल होता है। आप इसकी तैयारी खुद भी सेल्फ भी कर सकते हैं। रेगुलरली न्यूज़पेपर रीड करें, अपने आउटसोर्स चैनल्स देखें, जो भी मीडिया है आपके पास, इंटरनेट मीडिया है आपके पास, न्यूज़ चैनल्स हैं आपके पास, इनको देखें और देखने के बाद जो है एक माइंड सेट करें। माइंड सेट करने के बाद फिर आपका राइटिंग पार्ट भी ज़रूर होना चाहिए। यहाँ पर कुछ कॉमन कंसर्न भी मैं शेयर करना चाहूँगा कि हम लिखें क्या इसमें। क्या हम जो सोचते हैं हमें वही लिखना चाहिए? मैं आपको एक बात बता दूँ, कुछ ऐसी बातें ज़रूर ध्यान रखें। लिखने के समय कभी भी कोई ऐसी बात जो कि अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट या अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिकली एम्फेसाइज कर रहा हूँ मैं, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन अगर है तो उन बातों को आप कभी नहीं लिखें। लेट मी गिव वन एग्जाम्पल। मान लेते हैं कि अगर किसी कैंडिडेट को पसंद है इसमें कि नहीं, इंडिया का बाइफर्केशन हो जाना चाहिए और कश्मीर को पाकिस्तान में चला जाना चाहिए, तो ऐसी बातों को अगर एम्फेसाइज कर रहा है तो आर्म फोर्सेस में ऑफिसर सेंट्री में अगर ऐसी ओपिनियन सेट करने वाला कैंडिडेट होगा तो इसका फ्यूचर जो है कंट्री का फ्यूचर इसके साथ कभी भी अच्छा नहीं होगा। तो आपका सिलेक्शन कभी भी नहीं किया जा सकता है। तो कभी भी ऐसा कोई बात जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या कॉन्स्टिट्यूशनली इसकी एक्सेप्टेंस नहीं है, इनके ऊपर अपना माइंडसेट कभी नहीं रखें। नेक्स्ट पार्ट में मैं जाना चाहूँगा जो कि कैंडिडेट्स में ज़्यादातर प्रेसी राइटिंग को लेकर रहता है। इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करूँगा मैं इसमें। आपका प्रेसी राइटिंग का पार्ट जो होता है इसमें 15 नंबर का प्रेसी होता है और एक पैराग्राफ दिया जाता है जिसमें इसको
समिंग अप करके एक छोटा सा पार्ट लिखना, 1/3 पार्ट लिखना होता है। तो कैंडिडेट जो है कहता है क्या करें इसमें, कैसे लिखें, क्योंकि इसको तो बॉक्स में एक एक वर्ड करके लिखना होता है इसमें। तो यहाँ पर एक छोटा सा मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा इसमें कि किसी भी पैराग्राफ को पढ़ने के बाद देखिए इसके 2 पार्ट को थोड़ा सा समझ लीजिए, या तो ये इन्फॉर्मेटिव होगा या ये पर्सन ओरिएंटेड होगा। देखिए इन्फॉर्मेटिव और पर्सन ओरिएंटेड क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि इकोनॉमी ऑफ इंडिया के बारे में बात करें कि इकोनॉमी पहले ऐसी थी, अभी ऐसी है, कल ऐसी होगी, तो ये इन्फॉर्मेटिव हो गया। और मान लेते हैं हम अगर गांधी जी के बारे में बात करें, मान लेते हैं हम अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के बारे में, या अभी हम नरेंद्र मोदी के बारे में बात करें, प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में बात करें, या हम बात कर सकते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार के बारे में बात करें। तो अगर ये पर्सन ओरिएंटेड है तो ये थोड़ा सा ईजियर हो जाएगा। इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि पूरे पैराग्राफ में जो पर्सन डिनोट कर रहा है उस पार्ट को थोड़ा सा एम्फसाइज करें। लेकिन जो भी इन्फॉर्मेटिव है, इन्फॉर्मेटिव में पैराग्राफ को पूरी तरह से ध्यान से पढ़ें, और जहाँ जहाँ इन्फॉर्मेशन का की रोल है उसको थोड़ा सा स्क्रूटिनाइज सबसे पहले करें। प्रेसी लिखने का एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा, जो मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस बेस पर ही काम आएगा। सबसे पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ लीजिए और इसके ऊपर स्निपेट्स का मतलब होता है छोटे छोटे पॉइंट्स। तो पूरे पैराग्राफ के ऊपर 5 या 4 पॉइंट्स, 5 या 6 पॉइंट्स पहले छोटे छोटे बनाइए, जो कि 1 लाइन और 1.25 लाइन्स का होना चाहिए, 2 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मतलब। तो सबसे पहले इसके ऊपर बनाने की प्रैक्टिस करें। पूरे पैराग्राफ को पढ़िए, 5 लाइन 6 लाइन बनाने की, छोटे छोटे लाइन 1-1.5 लाइन बनाइए इसमें। और बनाने के बाद जो है फिर इसके ऊपर पूरे पैराग्राफ को छोड़ दीजिए, और उसको पढ़ने के बाद इसका एक नटशेल माइंडसेट में क्या रहा है ध्यान रखना है। इसमें 2 बार पहले ही कह चुका हूँ मैं, या तो आपका पैराग्राफ इन्फॉर्मेटिव है या आपका पर्सन ओरिएंटेड है। अगर पर्सन ओरिएंटेड है तो पर्सन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो छूटनी नहीं चाहिए आपकी, और उसके बाद इसको प्रिसाइज फॉर्म में कल्टिवेट करें। अब मैं ध्यान रखना चाहूँगा आपका कि ग्रामर का पार्ट, ये आपके एग्जामिनेशन का एक स्कोरिंग पार्ट होगा। 25 क्वेश्चंस आते हैं इसमें। 25 क्वेश्चंस में ग्रामर के कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं जो कि हमेशा ही बहुत ही इजी रहते हैं स्टूडेंट्स के लिए, जो खासकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। मैं इस चैनल के साथ आपके एग्ज़ाम का इस पेपर को भी ऐड करना चाहूँगा इसमें, कि स्टूडेंट जो हैं किस तरह से अपने क्वेश्चंस को थोड़ा सा डायमेंशन ले पाएँ। स्पेशली इसमें ग्रामर के पार्ट, जिसमें नाउन का सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म और उनको सेंटेंस के फॉर्मेशन में डाला जाता है। नेक्स्ट, एडजेक्टिव के कुछ रूल्स पूछे जा सकते हैं। ये एक सब्जेक्टिव पार्ट है जिसको लिखने के लिए कहा जाता है इसमें। नेक्स्ट, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के क्वेश्चन जो है रेगुलरली मैं देख रहा हूँ आ रहे हैं इसमें। नरेशन या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस भी रेगुलरली आ रहे हैं इसमें। तो ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें, रेगुलर प्रैक्टिस से कर सकते हैं। टाइम एंड टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, इनको भी थोड़ा सा फोकस करें। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं इसमें कुछ माइन्यूट एरर है जिसको आपको थोड़ा सा इम्प्रूव करना होता है कि आई एम सीइंग यू। तो हमें ध्यान रखना है कि जैसे टेंस का एरर है आपका सीइंग, सी का ING फॉर्म जो है ये एक एरर पार्ट होता है, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ब है जिसका ING नहीं होता, और होता भी है तो फिर इसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। इसको स्टेटिव वर्ब की कैटेगरी में पढ़ा जाता है। तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें माइन्यूट एरर्स हैं जिसको आपको इम्प्रूव करना होता है, जिसको आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है वर्ब का पार्ट में क्वेश्चन टैग के भी क्वेश्चंस रेगुलरली देख रहा हूँ मैं। मेरे पास अभी आपका क्वेश्चन पेपर है इसमें, और क्वेश्चन पेपर के साथ जैसे मैं बैठा था इसमें, ये देखिए क्वेश्चन पेपर है आपका। तो इस क्वेश्चन पेपर में आपका अप्लाई क्वेश्चन टैग वाला सेगमेंट भी आता है इसमें, जिसको अगर आप ध्यान से करें तो बहुत ही ईजी पार्ट है। ग्रामर का पार्ट आपका सबसे कम टाइम लेता है और इस बेसिस पर आपकी स्कोरिंग को बढ़ा देता है। तो अब मैं आपसे बात करूंगा इसमें कि एग्ज़ाम को जो है किस स्ट्रैटेजी में पेपर सेकंड को लेकर जाएं। तो पेपर सेकंड को ले जाने के लिए सबसे पहले ध्यान रखें कि पेपर सेकंड की मिनिमम जो स्कोरिंग होनी चाहिए अभी के ट्रेंड में, ये 60 मार्क्स की है। 60 मार्क्स की से नीचे जिनका भी होगा उनका तो आंसर कभी भी चेक ही नहीं होगा, उनका रिजल्ट अगर होगा भी तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है सेकंड पेपर में 60 मार्क्स की है। ध्यान रखने की बात है, अगर आपने पहले पेपर में बहुत अच्छी स्कोरिंग की है तो आपके सेकंड पेपर में मिनिमम 60 होना ही चाहिए। 60 किस में से, 200 मार्क्स में से बोल रहा हूँ। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, आप UPSC की बात कर रहे हैं, इसमें बहुत बढ़िया करके कुछ नहीं होता।
55% में तो यूपीएससी टॉपर्स बनते हैं। तो हमारी स्ट्रैटेजी भी थोड़ी सी ऐसी होनी चाहिए कि हमारे फर्स्ट पेपर के ऊपर हमारी थोड़ी सी ज़्यादा क्रेडिबिलिटी डिपेंड करनी चाहिए। सेकंड पेपर में मिनिमम स्कोरिंग 60 है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने कुछ आपके रिजल्ट्स को भी मैंने अपने कमांडेंट एकेडमी साइट्स यूट्यूब में डाला हुआ है, इसमें चेक कर लीजिएगा आप उसको। आपकी जो एक्सपेक्टेशन जो है सेकंड पेपर में, मुझे लगता है कि 80 to 90 के बीच में रखनी चाहिए आपको, और इस स्टेट पर आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो आप जो है एक बहुत अच्छा सेफ साइड तैयारी कर सकते हैं। कुछ कैंडिडेट्स कहते हैं कि सर मैं जो है 110 करना चाहता हूँ उसमें, तो अच्छी बात है। इसमें अगर आपकी खुद से एक्सपेक्टेशंस हैं ऐसी, तो आप ऐसा कर सकते हैं इसमें, लेकिन एक्सपेक्टेशन समटाइम्स बिकम्स द रूट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो खुद से उतना उम्मीद मत रखिएगा जिससे कि आप उसको पूरा ना कर पाएँ। एक स्ट्रैटेजी प्रॉपर बनाएं इसमें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पेपर सेकंड क्या है, इसमें कैसे किया जा सकता है, और ख़ासकर हमारे पास इसकी तैयारी कराने के लिए कौन कौन से डायमेंशन का यूज़ करता हूँ, कैसे ग्रुप्स के साथ ग्रुप डिस्कशन के रेगुलर्स सेगमेंट करता हूँ, उनकी डायरी को चेक करता हूँ, इनके डिबेट पार्ट को चेक करता हूँ, रेगुलरली टॉपिक के डिस्कशन से पहले इसके ऊपर एक नॉर्मल कंसर्न रखता हूँ, और पूरे कैडेट्स के बीच में एक नॉर्मल कंसर्न का डिस्कशन पार्ट और कंक्लूजन पार्ट डिस्कस करता हूँ। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें इसमें कि सुनने के साथ साथ अपनी रेगुलर प्रैक्टिस के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान रखें। और मुझे लगता है अगर प्रॉपर स्ट्रैटेजी होगी तो आप इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से अचीव कर पाएंगे, क्योंकि ये एग्ज़ामिनेशन कमिटेड टाइप के लोगों के लिए है। देखिए एग्ज़ामिनेशन में देखिए 2 एग्ज़ाम है आपके यूपीएससी ऑफिसर्स ग्रेड ग्रेजुएशन लेवल की एंट्री में, एक सीडीएस एग्ज़ामिनेशन, एक सीपीएफ एग्ज़ामिनेशन। सीडीएस जो आपके 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ ट्रेड के लिए बना हुआ, जो कि एसएसबी इंडिया का टफेस्ट इंटरव्यू माना जाता है इसमें। हालांकि उसमें भी हमारे पास रैंक 3 है, ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर सीएपीएफ की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ऑफिसर्स लाइक ट्रेड की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर आपकी हार्ड वर्किंग स्किल्स और आपकी कमिटमेंट वैल्यूज़ को चेक किया जा रहा है। यहाँ पर ध्यान रखें, यूपीएससी सीएपीएफ एग्ज़ामिनेशन में हमारे पास जो टॉप रैंक है वो रैंक है सेकंड 2007 में, और 2010 में रवि सिन्हा 4th टॉपर है। मैं सारे एक्सपीरियंसेस के बेस पर बोल रहा हूँ आपको कि आप तैयारी करते समय बहुत ज़्यादा खुद को ओवर प्रेशराइज नहीं करें, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाएं, किसी की गाइडेंस में चलें, और जो मैंने स्ट्रैटेजी शेयर की है अगर बढ़िया लगे तो उसको आप फॉलो अप करने की ज़रूर कोशिश करें। थैंक यू।